नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। मेरे साथ हैं संजय दीक्षित जी फ्रॉम जयपुर डायलॉग्स। ये तो पता ही होगा सबको। नमस्ते। स्टैंडर्ड सर का बोलते हैं ना, मैं ये सर को काफी टाइम से बोल रहा हूँ, सुनते नहीं है। नमस्ते को ट्रेडमार्क करा लो ये, ठीक है? ये वाला सिग्नेचर जो ट्यून। बट सर के साथ आज मैं बड़ी इंपॉर्टेंट सी डिस्कशन करने वाला हूँ, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं चारों तरफ से मंदिरों पे, या जो पुराने मंदिर हैं जिनके ऊपर तोड़-तोड़ के मस्जिद बने हैं, चारों तरफ से कुछ ना कुछ निकल रहा है। अच्छा भाई ये भी मंदिर था, अच्छा भाई ये भी मंदिर था। ये तो हमको पता है कि काफ़ी सारी चीज़ें ये मंदिर थी। मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल ये है कि जो हमारी सनातनी कम्युनिटी है, उसको इस चीज़ को किस तरह पहले तो समझना चाहिए, उसके बाद किस तरह से इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो आइए ज़रा बात करें, पता करें। सर पहले ये बताइए कि ये जो इतने सारे अभी सडनली क्लेम्स बाहर आ रहे हैं, क्या ये कोई प्लान है कि ये रैंडम चीज़ें हो रही हैं सर? ये अवेकनिंग है, ना ये प्लान है और ना रैंडम चीज़ है। जी। और ये अवेकनिंग हो रही है जो रिसर्च की गई है, उस रिसर्च को हमारे जैसे क्षुद्र लोगों ने थोड़ा लोगों के पास पहुंचाया है। लोगों ने उसको पढ़ा है, लोग पढ़ के उसको जो है वो एक प्रकार से आंदोलित हुए कि अच्छा ऐसा हुआ है क्या? इतने सारे हैं, इतने सारों के एविडेंस हैं। भाई करीब 2000 के तो एविडेंस के साथ में लिस्टिंग कर रखी है सीताराम गोयल जी ने। एक बड़ी अच्छी पुस्तक है वॉइस ऑफ इंडिया पब्लिकेशंस की। इट इज़ कॉल्ड हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम। और उसमें ये सब चीज़ें जो है वो स्पष्ट आई हुई हैं। उसमें आपके संभल वाली भी है, उसमें आपके कोतुल इस्लाम भी है, उसमें लखनऊ का लक्ष्मण टीला भी है, उसमें भोजशाला भी है, और काशी मथुरा और अयोध्या तो है ही। उसके अतिरिक्त लगभग 2000 और हैं। तो जब हुँ। लोगों ने देखा कि साहब कि ये एक दो नहीं, ये 2000 का तो बिल्कुल साफ साफ जो है वो आपके पास रिकॉर्ड है। और न केवल ये, जब आप जाते हैं कई जगह, जैसे मैं एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पोस्टेड था बाड़मेर में, अच्छा। तो वहाँ किराड़ू नाम की एक जगह है। वहाँ पे कुछ आप भग्नावशेष यानी रूइंस हैं, रूइंस ऑफ ओल्ड टेम्पल्स। तो किसी ज़माने में वहाँ पे एक कोई अच्छी खासी आबादी हुआ करती थी, कुछ लोग रहते रहे होंगे काफ़ी समय पहले। लेकिन वो जो रूइंस हैं उसमें भी देखने में जब आया तो मैंने देखा कि साहब की जो मूर्तियाँ थीं, जो मेन मूर्ति थी वो तो ऑब्वियसली देयर वाज़ नथिंग देयर। हुँ। लेकिन जो आपकी उनकी जो दीवारें थीं उसके ऊपर जो आपकी मूर्तियाँ बनी हुई थी, उनके भी साहब सबके नाक तोड़े हुए थे। अब वो नाक तोड़े हुए का मतलब कि भाई कोई वहाँ पर जो था वो आइकोनोक्लास्ट आया था, कोई इन्वेडर, क्योंकि इट इज़ पार्ट ऑफ द थियोलॉजी। हुँ। भाई प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि व्हेन इट इज़ पार्ट ऑफ योर थियोलॉजी, जब आपको ये पढ़ाया जाता है, ये सिखाया जाता है पहले दिन से कि भाई ये चीज़ जो है ये शैतानी है, और इसको अगर आप तोड़ोगे तो आपका जो ऑलमाइटी है वो खुश होगा, तो आप तो खुश करने में लग जाते हो ना। द एंटायर थियोलॉजी, द एंटायर होली बुक नंबर 1 and the traditions, the number 2 holy book, that is all showing only that। तब हुँ। उसके लिए तो फिर आप उनको क्या कहोगे? वेरी ऑफन आई टेल देम कि भैया डोंट ब्लेम दीज मौलाना, ब्लेम द रूट्स फ्रॉम देयर इट इज कमिंग। तो ये वो ये बात बात आपने है साहब। नहीं, आपने जो चीज़ बोली है, और ये तो मैं काफ़ी बारी अपने चैनल पे भी बोल रखा हूँ कि भई हिंदू अभी धीरे-धीरे करके उठना शुरू मैं हो ये गए हैं। आपको बता दूं, ये दिस उस पुस्तक में 1 मिनट पॉज करो, मैं उठा लाता हूँ उसको। तो ये जी। दिस इज द बुक आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये जो है जो बोलती है ना चीज़ें, वो पूरे पर्सपेक्टिव में रख के बोलती है। शोज द रीज़न व्हाई इट हैज हैपेंड, और उसके बाद लिस्टिंग करती है।
तो कई बार जो है ना, फिर जब इसका इक्विवेलेंस ढूँढने की कोशिश करते हैं लोग, तो कहते हैं कि साहब कि ये देखिए, आप लोगों ने जो है वो बुद्धिस्ट टेम्पल्स ज़रूर किए होंगे, तो हम उसको भी करेंगे। तो हम कहते हैं वेलकम करो। हमारे यहाँ ना तो कोई ऐसी थियोलॉजी है और ना कोई ऐसी परंपरा है। और मान लीजिए, अच्छा, हिंदूज एंड बुद्धिस्ट इंटरचेंजेबली कई जगहों पर दे इंटरचेंजेबली यूज देयर ओन टेम्पल। हम्म। अब आप अंकोर वाट जाएंगे तो अंकोर वाट इज प्रेजेंटली अ बुद्धिस्ट टेम्पल, लेकिन उन्होंने चारों तरफ आप देखेंगे अंकोर वाट में, तो मेन सैंक्टम सैंक्टोरम छोड़ के चारों तरफ आपको विष्णु जी की प्रतिमाएं मिल जाएंगी, सारी और प्रतिमाएं मिल जाएंगी। दे हैव नॉट बीन डिस्ट्रॉयड। तो इंटरचेंजेबली यूज होते रहे हैं। अच्छा, दी रूलर्स, जब तक एक ही है कि आपको ये अशोक अशोक का जब तक एग्जाम्पल नहीं आता है, तब तक आप देखेंगे कि उसके पहले जितने भी रूलर्स हुआ करते थे, दे यूज टू पे रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स नॉट ओनली टू देयर ओन फेथ बट ऑल्सो टू बुद्धिज्म। कोई प्रॉब्लम, ये एक्सक्लूसिविटी की प्रॉब्लम तो एब्राहमिक रिलीजन्स में ही है। भारतीय परंपरा में तो कोई एक्सक्लूसिविटी की प्रॉब्लम है ही नहीं। ये नहीं तो कोई और नहीं, इस टाइप ऐसा कुछ नहीं है हाँ, हमारे में। हाँ, हमारे यहाँ तो देखिए, हम्म। माई वे हाईवे वाली सिस्टम ही नहीं है। माई वे मे बी योर वे एज वेल। नहीं, वो तो ये दिखता बात ही है सर, क्योंकि अभी हमारे शैवाइट्स और वैष्णवाइट्स हैं, उनमें तो कभी झगड़ा नहीं हुआ कि भाई शिव जी आगे हैं कि विष्णु जी आगे हैं। वो नहीं नहीं, होता एक था, दूसरे। इनमें भी झगड़ा एक बार होता था पहले, देर मिडिवल हाँ, इरा वो में। अलग था। बट वो झगड़े वायलेंट नहीं थे, जी। झगड़े होते थे खूब, हम्म। बट नॉट वायलेंट स्ट्रगल्स। और उसको भी बाद में जो है वो आपके परंपराओं में उसको भी रिकंसाइल कर दिया। अब आप देखिए रामचरितमानस में तो यहाँ तक कहा गया है, शंकर प्रिय मम द्रोही, शंकर प्रिय मम द्रोही, हम्म। शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि, ते नर करहि कल्प भर, घोर नरक महवास। कि जो कोई ये बड़ा कहे कि क्लियर है भाई तो। हम हम शंकर जी की भक्ति करते हैं और राम से हम नफरत करते हैं, या उल्टा इसका, तो वो जो है वो एक कल्प मतलब 4 युग का एक कल्प होता है। तो पूरा जो है वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है कल्प। जी। तो वो, हाँ, पूरे एक कल्प भर वो नरक में वास करते हैं। तो ये आप देखेंगे कि ये दिस इज 16th सेंचुरी, तुलसीदास जी लिख रहे हैं ये 16th सेंचुरी में। तो ही इज द ग्रेट रिकंसिलिएटर। इस तरह की हम्म। बातें आप दक्षिण में भी देखेंगे। आप रामानुजाचार्य में देख लें, या उसके पहले जो है वो अ, थोड़ा बहुत जो कट्टरवाद आया था, वो सब समाप्त कर दिया लोगों ने मिलके। जो विशिष्ट अद्वैत वाले हैं, उन्होंने तो बिल्कुल ही समाप्त कर दिया मिलके। हम्म। नहीं, ये बात तो आपकी एकदम ठीक है सर। मेरा जो सवाल अभी बनता है, देखिए, अभी थोड़ा एक एंथुजियाज्म है, और मैं काफी टाइम से अपने चैनल पे भी बोल रहा हूँ कि साहब, हिंदू और सनातनी जो है अभी धीरे धीरे उठ गया है, उसने अंगड़ाई लेनी शुरू कर ली है। जो जो सिगरेट पीता है उसने सिगरेट जला ली है, जो कॉफी पीता है उसने कॉफी जला ली है, किसी के हाथ में पानी का गिलास है, वो योगा कर रहा है। वो थोड़ी सी नींद खुल गई है कि यार हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बटोगे तो कटोगे। बटोगे तो कटोगे। लेकिन मेरे को जो एक डर है सर, कि ये जो रैंडमली एक एक करके हर जगह से क्लेम्स आ रहे हैं, मतलब ये भी मंदिर है, ये भी मंदिर है, होंगे, जरूर होंगे, लेकिन बिना आप रिसर्च करे, या अगर मेरे को पता नहीं है कितनी रिसर्च है, कितना क्या है। विष्णु शंकर जैन जी का, जैसे आपको पता ही है, आपने मेरे को बताया कि उनका तो इतना जबरदस्त क्लेम है कि उसको डिस्प्यूट करना भी बहुत मुश्किल होगा। तो ऐसे लोगों पे तो कॉन्फिडेंस है मेरे को, कोई उसमें वो नहीं है। क्या हमको ये जितने भी मंदिर हैं उनके ऊपर एक साथ क्लेम डालने चाहिए? क्या फोकस करके डालने चाहिए? कैसा गेम प्लान आगे जाना चाहिए सर सनातनियों का? ये जरा मेरे को बताइए। देखिए, बिना रिसर्च के तो नहीं ही जाना चाहिए, दैट आई कंप्लीटली
एग्री। जी। और जैसे कई बार इस तरह के क्लेम्स डाले किसी ने, जो है वो सीधे जाके रिट पिटिशन डाल दी, कहाँ? हाई कोर्ट में रिट पिटिशन डाल दी ताजमहल के ऊपर। अब इन चीज़ों में भाई आप जब बात करते हो ना, क्योंकि जो इसका जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, वो एक तो कहता है कि भाई देयर इज अ बार ऑफ कन्वर्शन। थोड़ा सा एक्ट करेक्ट। जो है वो अपने को समझना चाहिए। इसका सेक्शन 3 कहता है बार ऑफ कन्वर्शन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप। Says no person shall convert any place of worship of any religious denomination or any section thereof into a place of worship of a different section of the same religious denomination or of a different religious denomination or any section thereof। एक तो ये बार लगा हम्म। इसमें जो चौथा जो है जिसका सेक्शन 4, वो कहता है डिक्लेरेशन एज टू द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ सर्टेन प्लेसेस ऑफ वर्शिप, बार ऑफ जुरिसडिक्शन। तो अब ये जो कहते हैं डिक्लेरेशन, it is hereby declared that the religious character of a place of worship existing on the 15th day of August 1947 shall continue to be the same। अब कैरेक्टर कैसे डिटरमिन करो? If there is a dispute, then how do you determine the character? तो कैरेक्टर ही खराब है। That is the religious character किसी भी चीज का, ये established law है। There is established law। कई सारे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं पहले से। आप एक तो हमारे जयपुर का ही एक केस है, ठाकुर गोविंद देव जी के का केस है 1965 का। आपके एक राम जानकी टेम्पल का केस है, जो कि अयोध्या वाले मामले में भी जिसको मेंशन किया गया। और इनका एसेंस ये है कि भाई होता क्या है कि हाउ डू यू डिटरमिन द रिलीजियस कैरेक्टर। जहाँ तक हिंदू फिलॉसफी है, हिंदू फिलॉसफी में व्हेन अ टेम्पल इज कंस्ट्रक्टेड, तो व्हाट इज अ टेम्पल? A temple is the house of the deity। कोई भी मंदिर जो है वो किसी व्यक्ति को नहीं बिलोंग करता है कि एक बार आपने वहां पर डेटी को इन्वोक कर लिया तो वो पूरा स्थान जो है वो उसी डेटी, उसी देवता का हो जाता है। इसीलिए लॉ में इनको इनएलिएनेबल माना गया है। और आपका जो डेटी है वो परपेचुअल माइनर मानी गई है। डेटी परपेचुअल माइनर इसलिए मानी गई है कि जिससे कि आप डेटी किसी का भी, जो लॉ ये कहता है कि किसी माइनर का जो अधिकार है वो एलिनेट नहीं किया जा सकता, उसको फुर्द नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते, उस पर आप कब्जा नहीं कर सकते। और वो जो अधिकार है वो उसके गार्जियन को या नेक्स्ट फ्रेंड को होता है। जी। ये फिक्शन, एक लीगल फिक्शन क्रिएट किया गया, वो इसीलिए किया गया क्योंकि भारतीय दर्शन में जो मंदिर का जो देवता है, जो मंदिर का जो स्वामी है, वो सदैव वहां पर विद्यमान है, मूर्ति हो या ना हो। ना हो। उसको यदि आपको वहां से, क्योंकि आपने एक बार प्राण प्रतिष्ठा कर दी, तो प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद जब तक विधिवत परंपरा से, आगम में जो भी लिखा हुआ है, आगम शास्त्र में, उसके अनुसार आप वहां से का विसर्जन नहीं करते, तब तक वो वहीं विद्यमान रहेंगे। आप जब, जैसे ये होता है ना कि लोग कहते हैं कि साहब ये क्या तमाशा है साहब, पहले तो आप गणेश जी की मूर्ति लाओ, उसके बाद विसर्जन करने जाओ। तो विसर्जन आवश्यक है। अब दक्षिण भारत में, अब ये भी, इसकी भी एक कहानी है कि साहब ये गणेश जी की विसर्जन क्यों करते हैं गणेश जी ये इसमें जो पुराणों में है, शिव पुराण में, कि भाई विंध्य के उत्तर में गणेश जी का वास है, विंध्य पर्वत के दक्षिण में कार्तिकेय जी का वास है। तो वर्ष में एक बार गणेश जी जो है वो जाते हैं दक्षिण में, विंध्य पर्वत के दक्षिण में।
तो वहाँ पर वो रहते हैं और उनको एज गेस्ट वहाँ पर ट्रीट किया जाता है। तो ये जो है ये गणेश जी की पूजा का और वो गणेश चतुर्थी व्रत का, उनकी स्थापना का गणेश चतुर्थी पर और फिर उनके विसर्जन का ये इस धारणा से चलता है। अब लोग समझते तो है नहीं, उत्तर भारत में भी गणेश चतुर्थी मनाने लगे हैं सब। गणेश चतुर्थी तो मनाई है आप, उत्तर भारत में भी स्थापना करने लगे हैं और विसर्जन करते हैं फिर। अरे भाई जहाँ उनका वास है वहाँ कैसे विसर्जन कर रहे हो आप? चलो, तो ये इसी तरह से आप देखते हैं दुर्गा पूजा पे मूर्ति की स्थापना होती है, विसर्जन होता है, मूर्ति की जी। स्थापना होती है, हुँ। क्योंकि वो टेम्परेरी जगह है, वहाँ पे स्थापना करते हैं, फिर वहाँ विसर्जन करते हैं। तो वहाँ पूजा से फिर होती है, सब कुछ होता है, उसके बाद विसर्जन कर देते हैं। ठीक है। विसर्जन विसर्जन हुँ। आवश्यक है। तो हमारे जो भाई लोग आते हैं वो विसर्जन तो करते नहीं, वो तो वहीं पे काबिज़ हो जाते हैं जाके। तोड़ा ताड़ा उसके ऊपर अपनी मस्जिद बना दी। इसके तो आप देखते ही हैं कितने सारे पूरे भारत में जो है वो प्रमाण पड़े हुए हैं सामने। तो वो जो स्थान है वो देवता का ही रहता है। ये सुप्रीम कोर्ट का डिक्लेयर्ड लॉ है। तो जो महानुभाव, जो बेवकूफ़ लोग जो ये कह रहे हैं कि साहब कि चंद्रचूड़ जी ने ऐसा कर दिया, इंक्लूडिंग जयराम रमेश, हुँ। तो वो महान मूर्ख हैं, उनको कानून का कुछ पता नहीं। ये सेटल्ड लॉ है और मैंने आपको डिसीजंस भी बता दिए। तो सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के डिसीजंस हैं ये। तो इसमें तो आप क्या करेंगे? रिलीजियस कैरेक्टर तो अगर मान लीजिए एक बार मंदिर है, तो वो मंदिर ही है, उसका रिलीजियस कैरेक्टर मंदिर से नहीं परिवर्तित हो सकता। तो इसलिए हिंदुओं के लिए केवल यही सिद्ध करना है कि साहब एक बार यहाँ कभी मंदिर था। तो ये एविडेंस अगर आप गैदर कर सकते हैं रिसर्च करके, और रिसर्च करके ना केवल लिटरेरी एविडेंस लेकिन साथ में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अगर दोनों हो जाएं, तो फिर वो इनकॉन्ट्रोवर्टेबल हो जाता है। इसीलिए ये बार-बार सर्वे की मांग करते हैं, क्योंकि सर्वे में एएसआई के सर्वे से, जैसे काशी विश्वनाथ का सर्वे हो गया, हुँ, हुँ। काशी विश्वनाथ के सर्वे के बाद एएसआई ने क्लियर फाइंडिंग दे दी कि यहाँ मंदिर था। अयोध्या में क्लियर फाइंडिंग नहीं दी थी। हुँ। अयोध्या में जब अगर आप वो निर्णय पढ़ेंगे तो याद आ गया यार, राइट सर। वो जो हुँ। वो जो निर्णय है वो आर्कियो एएसआई की फाइंडिंग पर आधारित नहीं है। वो जो है वो कंटिन्यूइंग और कंटिन्यूड वर्शिप और आस्था के प्रमाणों के ऊपर वो निर्णय दिया गया है कि यहाँ पर हिंदुओं ने एक कंटिन्यूड, एब्सोल्युटली अनइंटरप्टेड वहाँ पर एक भगवान की पूजा की है, इसलिए वो वहाँ पर चाहे मंदिर मानता था, नहीं था। चाहे वहाँ पर पहले मंदिर प्रश्न वहाँ ये था कि मंदिर था या नहीं था, ये तो प्रूव हो गया कंटिन्यूड वर्शिप से, जी। लेकिन क्या मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई थी ये प्रूव नहीं हुआ हुँ। अकॉर्डिंग टू दी कोर्ट, क्योंकि एएसआई ने फाइंडिंग दी तो उन्होंने ये कहा कि हाँ मंदिर था, ये फाइंडिंग नहीं दी कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएगी। काशी विश्वनाथ में तो साफ साफ फाइंडिंग दी है एएसआई ने, क्लियर कट उनकी एक्सपर्ट फाइंडिंग है कि यहाँ मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। तो अब चूंकि एक सर्वे में इस तरह की बात आ गई तो लोग अलग अलग स्थानों पर सर्वे मांग रहे हैं। कुछ स्थानों पर अच्छे, जैसे विष्णु जैन के बारे में तो आई हैव एब्सोल्युटली नो डाउट, वो जो है वो फादर सन डुओ, तो दे आर नॉट ओनली लॉयर्स, दे आर एक्सीलेंट रिसर्चर्स टू। और उनका जो है वो सिविल लॉ पे बहुत तगड़ा कमांड है, और इसलिए वो अपने जितने भी फैक्ट्स हैं वो एविडेंस के साथ में वो लेके आते हैं, एंड बिकॉज दिस थिंग हैज टू बी प्रूव्ड थ्रू एविडेंस, दैट इज व्हाई दे गो टू द सिविल कोर्ट। जी। क्योंकि रिट जुरिस्डिक्शन में, हाई कोर्ट के रिट जुरिस्डिक्शन में, वहाँ पे लॉ डिसाइड होता है केवल, वहाँ पे फैक्ट्स जो हैं उनको आप एविडेंस आप नहीं वहाँ प्रेजेंट कर सकते जब तक कि किसी हाई कोर्ट में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ना हो सिविल कोर्ट का। जैसे दिल्ली हुँ। हाई कोर्ट में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, बॉम्बे में है, प्रेसिडेंसी कोर्ट्स में है, शायद कलकत्ता में, मद्रास में, लेकिन बाकी हाई कोर्ट्स जो हैं
वो सिविल कोर्ट नहीं है। तो अब इसमें यही बात होती है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि भाई साहब एक कोई थे, वो ताजमहल के ऊपर डायरेक्ट हाई कोर्ट में चले गए। अब डायरेक्ट हाई कोर्ट में आप जाओगे तो हाई कोर्ट क्या करेगा भाई? हाई कोर्ट इज नॉट अ बॉडी टू वे एविडेंस। तो उन्होंने ऊपर 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 उसको खारिज कर दिया। लेकिन चूंकि वो रिट जुरिस्डिक्शन था, बट दैट डजंट बिकम रेस जुडिकेटा। रेस जुडिकेटा ये होता है कि एक ही तरह के मैटर पे आप दोबारा वो नहीं ला सकते। तो ठीक है, वो रेस जुडिकेटा बिकेम ओनली टू द रिट। वो सिविल सूट तभी भी बार नहीं करता है। वो विष्णु जैन जी ने कर रखा है, ताजमहल का भी कर रखा है, भोजशाला का भी कर रखा है, और आपके लखनऊ के लक्ष्मण टीला का भी कर रखा है, और काशी मथुरा तो है ही। उसके साथ साथ आपके ताजमहल के बाद उन्होंने वो खूबतुल इस्लाम मस्जिद का भी कर रखा है। जी। और खूबतुल इस्लाम का जो है वो कुतुब मीनार वाली, उसमें तो आप अगर वहाँ जाएं तो वहाँ जो आपको दिखता है सामने सर? नहीं, सामने जो इंस्क्रिप्शन जो जो उन्होंने जो एएसआई ने जो लिखित में लिख रखा है, साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर 28, उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ 28 हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त करके उनके अवशेषों से ये मस्जिद बनाई गई। तो these are the, what should I say, the main consideration, and I agree with you कि without foolproof research one shouldn't go into it. Otherwise not only it creates setback, लीगल बार भी क्रिएट कर देती है चीज। अब वही है ना, जूरिस्प्रूडेंस क्रिएट हो गई कि भाई ऐसा कोई क्लेम है वो ना आए, तो फिर वही। there is a principle called res judicata. Res judicata का मतलब होता है कि भाई सेम सब्जेक्ट पर सेम पार्टीज के बीच में दूसरा सूट नहीं हो सकता या दूसरा लिटिगेशन नहीं हो सकता। तो अब टू गेट अराउंड दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। भाई अब आप दूसरी पार्टी ढूंढो, दूसरा उसमें कुछ और लगाओ, या वही है करो। ना सर, किसी बेवकूफ ने किसी किसी के ऊपर जैसे ये किसी। जो अजमेर वाला जो लगाया है इन्होंने, जी। और खाली बेस्ड टोटली ऑन लिटरेरी एविडेंस of one book, that sounds to me a bit sketchy. नो सी दैट्स द होल पॉइंट सर। अगर ऐसा एक बार ही हो गया ना कहीं गड़बड़ की भाई नहीं 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 कुछ नहीं है, ये लोग तो ऐसी फालतू में कर रहे हैं, फिर पूरा नैरेटिव बैठ जाएगा वहां पर ही। मेरे नहीं को नहीं नहीं, उसका डर ऐसे है तो सर। नहीं, ऐसे तो नहीं बैठता, क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। जैसे संभल वाला है, हम्म। दैट इज एन एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। जी। और एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू भी नहीं होता है। ये देखिए, मैं पढ़ देता हूँ आपको सेक्शन 4 का, ओके, ये एक पॉइंट है। सेक्शन 4 सबसेक्शन 3। ये कहते हैं कि नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 शैल अप्लाई टू any place of worship referred to in the said subsections, which is an ancient and historical monument। ये भी है भाई, हैं? और सारे मंदिर जो है वो पुराने ही हैं। और an archaeological site, or remains covered by ancient monuments and archaeological sites and remains act 1958, or any other law for the time being in force। तो ये साफ साफ लिखा हुआ है। तो अब वो एएसआई की नोटिफाइड बिल्डिंग है, उसके ऊपर इन्होंने कब्जा किया, और उस पर तुर्रा ये कि साहब देखिए केस के ऊपर मुकदमा दायर कर दिया। एएसआई ने जो एफिडेविट फाइल किया है वो कह रहा है कि भाई वी आर ओनली क्लेमिंग पोजेशन, जो हमारी चीज है। ये तो 1920 का नोटिफिकेशन है। तो ये तो डेंजरस है ना सर, फिर जो हो अभी इधर उधर कई जगहों पे, ऐसा ना हो कि कोई फेक क्लेम आ जाए किसी चीज के ऊपर, फिर वही है ना, हम एमिनेशन दे देंगे दूसरी साइड को। क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको सर, अगर आप देखिए कल कुछ ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए कि साहब ये सब चीजें रोकिए, कोई भी ऐसा क्लेम को एंटरटेन मत होने दीजिए, ये अराजकता फैलाने वाली बातें हैं, ये है वो है, वो सब चीजें हो गई। तो आई मीन कोई ऐसा, मेरे को बस उसी का डर है कि कोई ऐसा करके, जैसे आप बोलते हैं भैया फ्री टेम्पल्स, टेम्पल्स को फ्री कर दो,
नहीं फ्री तो कर दो, अच्छा है, मैं भी बहुत सपोर्ट करता हूँ उसको, लेकिन कौन देखेगा उसके बाद? स्ट्रक्चर कहाँ है उसका? हाउ डू वी, ईच टेम्पल विल मैनेज हिज ओन थिंग। क्या पुजारियों के ऊपर हम पूरा देखेंगे, जो वहां पर ब्राह्मण हैं, जो उन चीजों को देखते हैं, उनके ऊपर ही पूरा डिपेंडेंट रहेगा? क्या रहेगा? कौन गुरु होगा, कौन क्या होगा? इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। आंदोलन करके खड़े हुए हैं सारे वहां पर कि भाई सबको छोड़ो 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 छोड़ो। छोड़ दें, ठीक है, फिर वही वक्फ वाली बात हो जाएगी ना एकदम। जैसे अभी पता चल रहा है एक पॉलिटिशियन ने 3,000 करोड़ रुपए की जमीन ले रखी है वक्फ वक्फ के नाम की। तो ऐसा अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो हमारा जितना भी, अरे जितनी भी हजरत मंदिर है, ओवैसी नाम बोलो ना यार, आप डरते क्यों? मैं नहीं डरता सर, बट और भी है ना पॉलिटिशियन, एक थोड़ी है। हजरत ओवैसी ने 3,000 करोड़ की जमीन पे कब्जा कर हाँ, रखा है हैदराबाद में। और एक थोड़ी है सर, और वो बहुत सारे पूरी हैं। वहां की मदीना मार्केट है, वो मदीना मार्केट पूरी की पूरी एमआईएम के कब्जे में है, जी। और तो वो अभी आप वक्फ देखिए, प्रॉपर्टी। मेरे को यही यही चक्कर है सर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई अच्छे काम करते करते आप उल्टा ही पड़ जाए हमारा कुछ। तो आपको इस पे क्या है, इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि इसके बाद मैं आपको सबसे बड़ा सवाल पूछूंगा, कितने, जिसके ऊपर काफी झगड़ा होता है, तो वो बाद में देखते हैं। पहले ये बताइए कि नहीं ये मैम, जिस तरह देखिए, दैट देयर इज नो गेन सेइंग द फैक्ट है कि हाफ बेक्ड एप्लीकेशंस या ओनली फॉर द पर्पस ऑफ ओनली फॉर द पर्पस ऑफ पब्लिसिटी नहीं लगानी चाहिए। जैसे कि मथुरा का केस हुआ था, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी। मथुरा में जब केस किया विष्णु शंकर जी ने, वो सबसे पहले जो है वो जयपुर डायलॉग्स पे ही हाईलाइट किया था। उसका टाइटल दिया था, हे केशव हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, क्योंकि उसका मंदिर का नाम ही केशव देव मंदिर है। तो उसका एंशिएंट नाम है वो केशव देव मंदिर है। तो उस पे जब उन्होंने सिविल सूट फाइल किया, सीनियर जज सिविल डिवीजन, तो सीनियर जज सिविल डिवीजन ने उसको नोटिस देने काबिल ही नहीं समझा, और एट दी थ्रेशोल्ड उसको एडमिट करने से ही मना कर दिया, जो कि दैट इज नॉट जनरली डन इन सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट में ऐसी प्रैक्टिस नहीं है। सिविल कोर्ट में सूट इज रिजेक्टेड, अगर ऑन द फेस ऑफ इट, तो वो इसीलिए किया जाता है कि आपका वैल्यूएशन प्रॉपर नहीं है, या कोई लॉ का कोई बार है। वो भी लॉ का भी बार जो है वो प्रॉपर व्हाट इज कॉल्ड ऑर्डर 7 रूल 11 एप्लीकेशन जो होती है 711 वाली, वो जब लगती है तभी उसके ऊपर सुनवाई होकर होता है। तो बिना सुनवाई के उन्होंने उसको खारिज कर दिया, तो वो रिवीजन में गए, तो अपील में गए ऊपर, वो अपील में गए ऊपर। उसके बाद वो जज साहब थे, उनका ट्रांसफर हो गया, नए जज साहब आए। कोई दर्जन भर लोगों ने विष्णु शंकर जैन की पिटिशन को कॉपी पेस्ट करके और फाइल किया, और वो सारी की सारी एक्सेप्ट हो गई सुनवाई के लिए। इसी तरह से काशी वाले में भी आप ये देखें कि काशी में भी, अच्छा, एक तो मुझे ध्यान है साहब रोज ट्विटर पे आते थे कि मैंने कर रखा है, मैंने कर रखा है। यार मैंने कहा हद हो गई यार, ऐसे ऐसे बचकाने लोग हैं, उनको केवल पब्लिसिटी चाहिए कि साहब आई एम दी क्रूसेडर। वो जो है वो क्रूसेडर मोड में जाना चाहते हैं। ऐसे ही बनारस में हुआ। बनारस में जो ओरिजिनल जो 5 थे पिटिशनर, उसमें से एक भाई साहब जो थे, वो 5 महिलाओं ने किया था। जी। ओरिजिनल जो पिटिशन थी वो 5 महिलाओं की तरफ थी, राखी सिंह एंड अदर्स। तो राखी सिंह के जो पावर ऑफ अटर्नी होल्डर थे मिस्टर बिसैन, वो जो है उनका कुछ जो भी हुआ, आई कैन नॉट से इट ओपनली, आपको बाद में बता दूंगा क्या हुआ था। लेकिन ही फेल आउट, और वो अपना पैरेलल दूसरा चलाने लगे जो उनकी पिटिशन थी उसके खिलाफ ही हैं? एमरमेंट्स करने लगे, उसके खिलाफ ही एप्लीकेशन देने लगे। ऐसा भी होता है। क्योंकि लेकिन सर चूंकि बड़े बड़े अदर सारे हैं अदर जो, फोर जो अदर फोर पिटिशनर थे, दे रिमेन्ड स्टेडफास्ट, अल्टीमेटली हिज अटेम्प्ट कंप्लीटली फेल्ड। और नॉट ओनली इन काशी, तो वो
इलाहाबाद हाई कोर्ट तक रूल हो गया है कि हाँ भाई ठीक है, द पिटिशन इज मेंटेनेबल। सर्वे भी हो गया है। सर्वे सर्वे पे सुप्रीम कोर्ट तक ने रोक नहीं लगाई। यही मेरा डर है सर। मैं जिसके लिए मैं जब आपसे जब बात करी थी मैंने इस शो के बारे में, क्योंकि मैं काफी टाइम से सोच रहा था और किसी ने मुझसे ये पूछा भी कि साहब आप बोल रहे हो, मैंने एक ट्विटर पे भी लिखा कि कहीं पे कुछ हुआ था कि आपने ये बोला, आप कैसे बोल रहे हो ये चीज। मैं बोला यार देखो, जो भी करो ऐसा करो कि कोई सामने खड़ा ना हो पाए। इतनी जबरदस्त रिसर्च होनी चाहिए आपकी और इतनी जबरदस्त तथ्य होने चाहिए आपके पास कि भाई कोई शक ना कर पाए। और दूसरा चीज जो मेरा नैरेटिव है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, आपके पास जितने भी आप क्लेम कर रहे हैं वो मैं आपसे पूछूंगा कितने हमको क्लेम करने चाहिए, क्योंकि इस किताब में जैसे आपने मेरे को समझाया था 2 दिन पहले कि इसके अंदर 2000 क्लियर एंड कट केसेस रेडी हैं। तो अगर ये हैं तो तो देन 2000 जो फिनिश। केस हैं, 2000 जो केस हैं, लेकिन उनको भी प्रेजेंट करने के लिए आपको और फर्दर रिसर्च भी चाहिए। जी। यू नीड लिटरेरी एविडेंस, क्योंकि सीताराम गोयल जी ने जो रिसर्च की है वो मोस्टली लिटरेरी एविडेंस के बेसिस पे की है। हम्म। यू नीड मोर एविडेंस, प्रेफरेबली सम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, क्योंकि अच्छा वो आप करेंगे तो मिल जाएगी, क्योंकि हाँ, आर्कियोलॉजिकल आई एम श्योर। पेपर्स हैं, बहुत सारे हैं, पुराने हैं, अंग्रेजों ने दुनिया भर की वो कर रखी है। पता नहीं, यहाँ उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम रहा करता था और कोई काम धाम करते नहीं थे, यही सब करते रहते थे। तो हमारे यहाँ तो दिस इज ए नेग्लेक्टेड फील्ड, बट the amount of work that the British have done, especially in the या field of archaeology, is immense. इमेंस सर, देयर इज नो क्वेश्चन। तो तो अब ब्रिटिश ब्रिटिश आर्काइव में बहुत जाके बैठिए, देखिए, स्टडी करिए, बहुत मेरे सारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके जर्नल्स हैं, आर्कियोलॉजी के जर्नल्स हैं, एपिग्राफी के जर्नल्स हैं, न्यूमिज्मेटिक्स के जर्नल्स हैं। उनमें अच्छा वो सारी चीज़ें प्रिजर्व्ड हैं कहीं ना कहीं, किसी म्यूजियम में, किसी में कुछ, तो उसमें जाइए। और जो चीज़ें इन जगह, इस तरह की जो जगह हैं वहाँ जाइए, कुछ करिए, चुपचाप फोटोग्राफी कीजिए, कुछ भी करिए, कुछ निकाल के लेके आइए, फोटोग्राफिक एविडेंस लाइए। जो आपकी ट्रेडिशनल जो एविडेंसेस हैं, परंपरागत जो चीज़ें हो रही हैं वो लाइए, जैसे संभल की है कि साहब पूजा होती थी 2012 तक। अच्छा, ये नहीं पता था हाँ, मेरे को। हाँ, जैसे काशी विश्वनाथ में वो नीचे जो तहखाना है जिसको खुलवाया हम्म। योगी महाराज ने, हम्म। वहाँ 1983 तक पूजा होती थी। कर लो बात। तो फिर तो रिलीजियस कैरेक्टर भी बैठता है, सब कुछ पूरा बैठ जाता है आपका केस। तो अगर किसी ने चेंज किया, तो अगर किसी ने 1983 कह रहा हूँ, 1993 तक होती, उफ। यानी वर्शिप एक्ट आने के बाद उसका वायलेशन किया मुलायम सिंह यादव की सरकार ने। यहाँ भी 2012 में अखिलेश यादव की सरकार ने वायलेशन किया, रिलीजियस कैरेक्टर चेंज किया। हम्म। तो यही तो बोल ऐसे रहा हूँ सर मैंने। अगर सैकड़ों आपको परंपराएं मिल जाएंगी, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल जाएंगे, बट वन हैज टू वर्क हार्ड। यस सर, जैसे मैं आपको बता एब्सोल्युटली। सकता हूँ कि अजमेर का जो 2.5 दिन का झोपड़ा का जो केस है, हम्म। उसकी जो एविडेंस है वो सॉलिड है, बट आई एम नॉट सो श्योर अबाउट द दरगाह। आपने ही बताया था, मैंने थोड़ा पढ़ा उसके बारे में, मेरे को भी वही चीजें मिली जो आपने मेरे को समझाई सर, कि यार दरगाह का इतना कुछ दिख नहीं रहा, दिस इज मोर और लेस वो जो पीछे उसके जो स्ट्रक्चर है उसका है। तो ठीक है, दैट इज व्हाट द केस इज, देन फेयर इनफ। बट सर एक डिबेट ये ज्यादा चलता है कि भाई कितने क्लेम करने चाहिए हमको। कई लोग बोलते हैं 40,000, कई लोग बोलते हैं 30,000, कई कुछ बोलते हैं, कई कुछ बोलते हैं। आपका क्या कहना है सर? इन द सेंस, देर आर टोटल 40,000 टेम्पल्स, जो कई कई लोग बोलते हैं कि साहब हमको इतने क्लेम करने चाहिए, 40,000 हमारे मंदिर थे, हमको 40,000 मंदिर वापस चाहिए। तो क्या ये एक वैलिड क्लेम रहेगा सर? नॉट एज पर प्रेजेंट लॉ। तो व्हाट शुड वी डू? ये जो इतना एक नैरेटिव चलता है कि साहब हमको यही चाहिए, हमको सारे 40,000 चाहिए, कई जो मेन थॉट लीडर्स हैं वो यही चीज बोलते हैं। डू यू अग्री विद दैट तो सर? एविडेंस तो लानी पड़ेगी ना, हवा में हम्म। बोलने से थोड़ी हो जाएगा। 40,000 है हमारे, 50,000 है, 60,000 है। डू सम वर्क, ऐसे काम करो भाई। सीताराम गोयल जी ने तो काम किया था, ये देखो उन्होंने कहा था जी। ये प्रिलिमिनरी सर्वे है, ये प्रिलिमिनरी सर्वे है इनका।
ये देखिए, ये पूरा एक एक, अगर अजमेर का ही उठा के निकालूं मैं, या आपका, जैसे फॉर इंस्टेंस आप बैठे हुए हैं इस समय कर्नाटका में, राइट? अब कर्नाटका का भी मैं निकालूं तो इसमें मैसूर 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 डिस्ट्रिक्ट, मैसूर डिस्ट्रिक्ट का इसमें एक एक ही लिस्टेड है इसमें, तोन्नूर मजार said to be that of Sayyid Salar Masood, temple materials used. मांड्या, पांडवपुर, मस्जिद आला, टेम्पल साइट के ऊपर है। श्रीरंगपट्टनम, जामी मस्जिद बिल्ट बाय टीपू सुल्तान, stands on the site of the Anjaneya temple. लोकल लो बात। तो इस तरह से पूरा उन्होंने सारा डिटेलिंग की हुई है, और उनके जो आपके वॉइस ऑफ इंडिया के जो लोग हैं, उनके सुपुत्र वगैरह हैं, उन्होंने जो एविडेंस इकट्ठी की है वो है अवेलेबल, उसको लीजिए, आगे थोड़ा रिसर्च कीजिए। आफ्टर दैट यू कैन गो ahead and file a civil suit. There is no bar on the civil suit. Religious character can only be decided by evidence, cannot be decided. And और रिलीजियस कैरेक्टर जो मैंने आपको बेसिक लॉ बताया, उसके हिसाब से अगर वो एक टेम्पल था और विधिवत विसर्जन होके उसका आधिपत्य दूसरे को नहीं दिया गया है, तो इट रिमेन्स अ टेम्पल। लिमिटेशन भी नहीं लागू होती उसके ऊपर, माइनर की जमीन पे लिमिटेशन भी नहीं लागू होती। डेटी बीइंग ए परपेचुअल माइनर, द लिमिटेशन एक्ट आल्सो इज नॉट अट्रैक्टिव। तो ये ऑपोजिशन की तरफ से जो अभी ये जो लेटेस्ट मूव्स है, आखिरी में यही पूछूंगा मैं आपसे कि ऑपोजिशन की तरफ से जो लेटेस्ट मूव्स हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाना, बोलना नहीं आप ये ऑर्डर दीजिए, बिल्कुल ना करें, एज अ मैटर फैक्ट उसके बाद तो काफी नैरेटिव चला कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिया है कि भैया आपसे ये सब नहीं होगा। तो ये अब नहीं दिया ना सर, वही तो फेक न्यूज चलाते हैं, अब आपको पता ही है, फेक न्यूज तो बड़े चलाते हैं लोग यहाँ पर, भारत में तो शौक है लोगों को, एक तो पूरी पॉलिटिकल पार्टी है जो फेक न्यूज ही है। अब आप देख इसको कैसे देखते हैं, हाउ शुड वी हैंडल समथिंग लाइक ये जो कर रहे हैं ना, ये कि साहब चंद्रचूड़ जी ने ये कर दिया, उसकी वजह से हो गया, दिस इज प्रेशर टैक्टिक ऑन द प्रेजेंट जजेस, नथिंग एल्स। कि आप जब रिटायर हो गए आपको भी ऐसे करेंगे हम। गेम्स पीपल प्ले, गेम्स एडवोकेट्स प्ले। बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है, क्योंकि सडनली मैं देख रहा हूँ यार, रोज ही कुछ ना कुछ एक क्लेम आ जाता है। लाइक भाई इतने साल हो गए, अभी तक तो एक ही क्लेम काशी मथुरा और राम मंदिर पे था, राम मंदिर हो गया, काशी मथुरा ठीक है, और भी लोग बोल रहे हैं कि भाई हम 1800 का नंबर मेरे को जो क्लियर था कि भाई मेरे को किसी ने बताया था कि भाई ये इसके अच्छे एविडेंसेस हैं। और वो वही है, वो 1800 जिनकी बात करते हैं ना, वो 1800 से 2000 के बीच में है। you may be able to count the exact numbers. This book is also available online for free. सीताराम गोयल जी ने अपनी किसी भी बुक का कॉपीराइट नहीं किया था। इमेजिन। यही तो बात है ना सर, कई लोग हैं जो ऐसे बिना किसी पब्लिसिटी के लिए लिख के चले जाते हैं, करके अपना काम करके चले जाते हैं। ये तो हमारी भारतीय परंपरा है ना, हमारी भारतीय परंपरा है भाई। नॉलेज इज यूनिवर्सल। व्यये कृते वर्धते एव नित्यम, विद्याधनम सर्वधनम इंस्पायरिंग, कि इसको जितना आप खर्च करेंगे उतना ये बढ़ेगी। इसीलिए विद्याधन जो है वो सारे धनों में प्रधान, इसलिए सबसे बड़ा इसलिए माना जाता है कि ये खर्च करने से बढ़ता है। तो आप जितना डिस्ट्रीब्यूट करोगे उतनी बढ़ेगी, ये उतनी बढ़ेगी। तो इसलिए हमारी परंपरा में ये कॉपीराइट था ही नहीं। क्योंकि भाई विद्या जो है वो प्रसार करने के लिए है, आप इसको व्यय कीजिए। आपका ये अधिकार बनता है कि आप पात्र
सुपात्र कुपात्र का चिंतन कर सकते हैं, लेकिन ये विद्या जो है आपकी, ये व्यय करने के लिए। थैंक यू सर, आपने ये समझाया, क्योंकि ये आप जो पुस्तक जो है, जो लोग देख रहे हैं उनको भी, कि भाई आप वॉइस ऑफ इंडिया की कोई भी बुक्स जो है वो कॉपीराइट में नहीं है, ऑनलाइन अवेलेबल है। आप इसका मारेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगी, आप उसको आराम से ऑनलाइन पढ़िए, डाउनलोड कीजिए, कुछ भी करिए। लेकिन मैं जरूर कहता हूँ कि भाई, चूंकि दिस पब्लिकेशन इज अ सेल्फलेस पब्लिकेशन, तो इट इज प्रेफरेबल दैट यू बाय इट। सर, तो आई एम श्योर इट्स नॉट एक्सपेंसिव। नो, कहाँ एक्सपेंसिव किधर है? ये ऐसा तो नहीं होगा कि वो 50,000 रुपए की किताब है। ये तो इन लोगों ने तो हमारे जो चीजें चुरा चुरा के और उनको कॉपीराइट करा लिया भाई, अंग्रेजों ने। They stole our knowledge and claimed it to be their own, और उस पर कॉपीराइट लगाया। ये किया है। करेक्ट सर। 300 रुपए की किताब है ये। That is nothing. Absolutely अच्छा, nothing. इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी है। वो तो सेकंड पार्ट डील्स विद दी what is called the ideological questions, the legal principles and others. बहुत सारे उसमें लेख हैं अलग अलग, काफी है। But all that is available online if you are interested in reading them. But I would still suggest कि आप पढ़िए ऑनलाइन भी, लेकिन खरीद जरूर लीजिए। मैंने तो पूरा इनका वॉल्यूम्स ऑन वॉल्यूम्स खरीदे हुए। हाँ सर, व्हाई नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द कॉज, ताकि जो अच्छा काम करे उसको तो देने चाहिए। हम इससे ज़्यादा तो सर एक क्या वो चाट खाने में उड़ा देते हैं आजकल तो। और क्या, आई एम श्योर वी कैन अफोर्ड दिस। बट सर थैंक यू सो मच, आपने ये समझाया, बिकॉज मेरे दिमाग में ये बहुत टाइम से चल रहा था कि यार ऐसा ना हो। मेरे को डर वो सी बात का है, करना हमको ज़रूर चाहिए, और मंदिरों के बारे में काम ज़रूर करना चाहिए। गवर्नमेंट को भी ये है कि भैया हमको हमारे मंदिर छोड़िए, उसमें कोई बात नहीं है। बट मेरा वही डर है कि भाई जो भी छोड़े अच्छे से हो, ढंग से हो, ताकि दोबारा हमको इसके लिए ना लड़ना पड़े। और जिस तरह से एक लड़ाई तो चल रही है वक्फ की, अब ये पता चले कि भाई 50 साल 60 साल के बाद हमारी जो अगली पुश्तें आ रही है वो हमको कोस रही हैं कि ये लोगों ने क्या करके गए हैं लोग, जिस तरह से हम पीछे वालों को कोसते हैं। तो हमको वो नहीं चाहिए। मेरे को बस उसी का डर रहता है सर। बाकी तो सब हमारा ऊपर वाला महादेव जी हैं और राम जी हैं, वो सब देखेंगे, वो तो पता ही है हमको। बट मेरे को बस यही डर है, एंड दिस इज व्हाई आई वांटेड टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन, कि आपके साथ थोड़ा सा हमको आगे एक्चुअली करना क्या चाहिए एज सनातनीज, हमको किस डायरेक्शन में सोचना चाहिए, ये हमारा क्लियर होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला। सब ऑडियंस को मैं बोलूंगा कि गाइस ये वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, ताकि नैरेटिव हमारा क्लियर रहे। धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।